जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपका एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है। ऐसे बच्चे जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 11, 12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल और NCERT से बना सकते हैं। साथ साथ क्लास 9 और 10 के भी मैथ्स को पढ़ सकते हैं। अभी तक आप लोगों का इंटीग्रेशन पूरा समाप्त हो चुका है और इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी समाप्त हो चुका है, जिसमें टोटल लेक्चर हमने 32 आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन को देखने वाले हैं, जो इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन है। अगर आप RS अग्रवाल बुक को देखते हैं तो RS अग्रवाल बुक में जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस का जो छठा चैप्टर है वो आपका एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है। अगर आप NCERT बुक को देखते हैं तो उसमें 8वां चैप्टर उल्टा के देखिए तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिलेगा। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली बात इसमें फंक्शन आता है। तो फंक्शन तो आप लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये फंक्शन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अभी तक फंक्शन के रग रग से आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे। अब उसी तरह का देखिए यहाँ पर कहा गया कि लेट f(x) बी ए कंटिन्यूअस एंड फिनाइट फंक्शन। फंक्शन कैसा हो मेरा? फिनाइट हो, इन्फिनाइट नहीं हो जाए, ए और बी के बीच में इन्फिनाइट नहीं हो जाए। कैसा फंक्शन हो? इन्फिनाइट फंक्शन हो। तो अगर इस फंक्शन का आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ तो जानते ही हैं कि कर्व आता है हमारा। तो यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि भैया कैसा फंक्शन है। सब तरह का फंक्शन का सब तरह का ग्राफ होता है, ये सब कोई जानते हैं। अब देखिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ खींचे तो यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी यानी कि एक्स एक्सिस के एबव भी आ सकता है। क्लियर है? और उसके बाद अगर इसका ग्राफ खींचें तो यह एक्स एक्सिस के नीचे भी आ सकता है इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है। इसके बाद अगर हम लोग इसी फंक्शन का ग्राफ खींचें तो यह फंक्शन जो है आपका लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और यही फंक्शन आपका राइट साइड में भी हो सकता है फंक्शन का ग्राफ। और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है जहां पर यह ओरिजिन है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया कि इस फंक्शन को बाउंड कर दिया गया, ये घेर दिया गया x = a और x = b के बीच। और इसको देखा जाए तो यह बाउंड्री इसमें क्या क्या है? इसका बाउंड्री है आपका x एक्सिस और यह आपका ऑर्डिनेट x = a, यहाँ ऑर्डिनेट x = b जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ ऊपर में है फंक्शन। आपको निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। अब देखिए यह जो है एबव द x एक्सिस है, एबव द x एक्सिस के ऊपर में है यह जो आपका फंक्शन है। और यहाँ भी जो है यह मान लीजिए कि a है, यह आपका b है, ऑर्डिनेट इसका x = a x = b। तो यह आपका फंक्शन है, इसके बीच जो है आपका एरिया यहाँ पर आप लोगों को निकालना है। तो इसको हम लोग कहेंगे बिलो द x एक्सिस के यह आपका नीचे है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह जो आपका क्या कहते हैं y = a, इस लाइन को y = a, इस लाइन को y = b और इसके बीच जो है आपको एरिया निकालना है। तो यह एरिया का बाउंड्री कौन कौन है भैया? ये y एक्सिस एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है y = a, एक बाउंड्री है y = b और दूसरे आगे में है जो आपका फंक्शन है, ऑलरेडी फंक्शन है।
उसी तरह से यहाँ भी आपका हो सकता है, ये आपका लेफ्ट साइड में और यह आपका राइट साइड में, इस तरह से यह x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और यह आपका फंक्शन हो गया। और उसके बाद यह y एक्सिस, तो इसका बाउंड्री के बारे में आप लोगों को पता चल गया। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट फ्रॉम द y एक्सिस के यह लेफ्ट में ये रीजन बन रहा है ना। ये रीजन हमारा क्या कहाँ बन रहा है, राइट फ्रॉम द y एक्सिस के राइट में ये रीजन बन रहा है। अब देखा जाए कि इसका एरिया आपको निकालना है, तो इसका एरिया जब निकालना है तो इसका एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन a से लेकर b तक, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं dx, y dx लिख सकते हैं, इसका एरिया निकालना है। तो चूंकि फंक्शन जो होता है हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स होता है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें a से लेकर b तक रहेगा, y के जगह पर हम लोग एफ एक्स रख देंगे और इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे a से b, तो इसका एरिया हमारा निकल जाएगा। ठीक इसमें भी उसी तरह से होता है कि इसका एरिया निकालना है। अब चूंकि यह बिलो द x एक्सिस है तो इसमें माइनस वाई dx लीजिए, और यह a से b तक, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ माइनस इसलिए लेते हैं कि यह बिलो द एक्स एक्सिस है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब यहाँ लेफ्ट साइड में है, यह y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो यह जो आपका फंक्शन है इसको, इसका एरिया निकालने के लिए यह फंक्शन के रहते हुए इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग x dy लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि y का ही वैल्यू a से लेकर b तक आपका वेरी कर रहा है, तो इसीलिए y जो है यहाँ वेरिएबल के तरह काम करता है, और x को जो है, ये x को हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से इसका एरिया लिखते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर लेफ्ट साइड में रहे तो इसके पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़िए, अब इसका एरिया जो हो जाएगा इंटीग्रेशन x dy, और a से लेकर b तक, इसमें आपका प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर हम dy ही क्यों लिए, y को ही हम लोग वेरिएबल लिए यहाँ पर, और ये जो x है आपका, x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कर दिए, यहाँ पर x को डिपेंडेंट कर दिए, जो कि x जो है y के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो यह तो हुआ आपका एक सिस्टम है कि नहीं। इस सिस्टम के आधार पर आपको जिस तरह का ग्राफ मिलेगा, जैसा ग्राफ मिलेगा, मान लीजिए x एक्सिस से ऊपर है तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा, इस नियम को यूज कीजिएगा, x एक्सिस के बिलो है तो इस रूल को यूज कीजिएगा, x एक्सिस से y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो इस रूल को यूज कीजिए, और y एक्सिस के राइट साइड में है तो इस रूल को यूज कीजिए। तो ये सारे रूल जो हैं हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे, वहाँ आप लोगों को एक्चुअल में प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरह से इस सब का उपयोग होता है। लेकिन अब आइए हम लोग इसको जो है दूसरे तरह से समझते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन के नीचे जो है एरिया हमारा क्यों निकल जाता है। तो इसमें यह लॉजिक है आपका कि यह मान लिया जाए कि ये कोई फंक्शन है आपका, इस फंक्शन का a से b तक के बीच का एरिया आपको निकालना है। ये आपका फंक्शन f(x) दिया गया है, क्लियर है। अब देखिए कि इसको जो है हम लोग एलिमेंट्री स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, टुकड़ों में इसको बांटना शुरू करते हैं। अब इसको हम लोग इतना बांट देते हैं, इतना बांट देते हैं कि बहुत सारा इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्री स्ट्रिप्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे ऐसा समझिए ना, कोई पेपर है आपका, है ना, इस पेपर में यही आपका क्या कहते हैं, रुमाल है,
ये रुमाल आप देख रहे हैं, और इस रुमाल को हम क्या किए कि काटना शुरू किए, पतला पतला काटना, यहाँ से काटना शुरू किए धागा के तरह, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा जो है, छोटा छोटा चौड़ा चौड़ा टुकड़ा जो है हम काटना शुरू कर दिए। तो क्या होगा, ये हमारा स्ट्रिप मिलेगा। उसी तरह से यह जो है आपका हर एक स्ट्रिप जो है एलिमेंट्री स्ट्रिप कहलाया। अब इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में होता क्या है कि यहाँ ए है और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आपका एफ ए हो जाएगा। और मान ले हम लोग इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन में पढ़े थे कि इसके स्ट्रिप की संख्या इतनी बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए कि हर एक स्ट्रिप का जो विड्थ जो है वह आपका 0 के बराबर हो गया। अब इसी चीज को हम लोग जो है dx भी मान सकते हैं। अगर x का वैल्यू बहुत छोटा हम लोग डिनोट करते हैं तो हम उसको dx लिख सकते हैं। तो हर एक स्ट्रिप की चौड़ाई जो है dx है और यह dx टेंस टू क्या है, आपका 0 है। अब एक स्ट्रिप उठा के देखिए आप, एक स्ट्रिप हम उठा के इससे उठा के बाहर लाए, इसकी चौड़ाई जो है आपका dx है ना, इसकी चौड़ाई जो है dx है और यह ओरिजिन से जैसे c दूरी पर मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक कितने दूरी पर है, c दूरी पर है। तो इसकी हाइट जो हो जाएगी, ये हाइट हमारा fc निकल जाएगा, क्योंकि यह पॉइंट c पर जो है एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसका विड्थ आपका dx है, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, fc हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लिया जाए कि यह x हो आपका, है ना, यह दूरी आपका x हो, तो यह क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर यह जो स्ट्रिप है एक रेक्टेंगल के तरह है। अब इसका एरिया अगर निकालना है तो हम लोग फंक्शन को लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए, तो यह तो आपका निकला है क्या, एक ही स्ट्रिप का निकला हुआ है। तो ऐसे ऐसे कितने स्ट्रिप हैं, बहुत सारे स्ट्रिप हैं, और सब स्ट्रिप को लिख के हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो पहला स्ट्रिप है इसको भी लिखेंगे, उसके साथ दूसरा स्ट्रिप को ऐड करेंगे, तभी इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये ऐड करने का शॉर्ट प्रोसेस आपको मैं बताता हूं कि इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कहां से कहां तक, यह ए से लेकर बी तक, और इसका जो है आपका एरिया निकल जाएगा। अगर ऊपर का एरिया निकालना है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे का एरिया निकालना है तो निगेटिव लेना है, लेफ्ट साइड में एरिया निकालना है तो निगेटिव लेना है, और राइट साइड में एरिया निकालना है तो पॉजिटिव लेना है। ये सारा चीज हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसका बताने का उद्देश्य क्या है, आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जब निकालते थे क्लास 11 में किसी रॉड का, तो रॉड में कहीं भी हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते थे और उसको x डिस्टेंस पे लेते थे, और तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। मतलब एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप का या एलिमेंट का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला तो सबका जो है निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देते थे। और उसके बाद इसको सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ेंगे, इसको आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालने में भी पढ़ेंगे। तो इस लॉजिक का ये जो आपका एक्चुअल में इसका जो उपयोग था, इस चीज को आप जो है बहुत जगह पढ़ेंगे। एक्चुअली इसी वे से हम लोग किसी भी प्रकार के शेप का एरिया निकाल सकते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी तक आप बचपन से एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसका प्रूफ आपको कोई बताया नहीं बताया। एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पढ़ते आ रहे हैं। इसका प्रूफ कभी आपको क्लास 10 में बताया गया? नहीं बताया गया। बताया भी कैसे जाता, क्योंकि उसका प्रूफ जो है ना आपका इसी इंटीग्रेशन में मिलने वाला है। तो जब इसका प्रूफ आपको इसी इंटीग्रेशन में मिलने वाला है, और क्लास 9 10 में रहिएगा, इंटीग्रेशन इतना बड़ा बड़ा चीज आपको समझाने लगेंगे, तो क्लास 9 और 10 का बच्चा का दिमाग क्या फ्यूज नहीं उड़ जाएगा?
तो अब जो है आप लोगों को अगर इसका प्रूफ बताया जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाए। इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को देखेंगे तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को देखने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें और भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सारी बात जो है आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। हमको पक्का भरोसा है कि उसमें से बहुत कुछ आप लोग भूल गए होंगे। तो इसलिए इस चैप्टर के प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले और क्या क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग जो है सबसे पहला नंबर याद कीजिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यानी कि जानते होंगे जो y = mx + c के फॉर्म में होता है। दूसरा नंबर आप लोग सर्कल पढ़े हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है भैया? तो सर्कल का इक्वेशन होता है x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर = r का स्क्वायर, जहां पर जो है a b जो होता है आपका सेंटर होता है। अगर सेंटर हमारा, ये तो पहला हो गया। अब इसी सर्कल का इक्वेशन जो है x² y² = r का स्क्वायर होता है। कब होता है? जब इसका सेंटर जो है ओरिजिन पर हो जाए। तो ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं। इसके बाद आपने पढ़ा है पैराबोला, है ना? पैराबोला को पढ़ा है। यह y² = 4ax होता है या x² = 4ay होता है। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। अगर इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ जो है अपवार्ड या डाउनवार्ड आता है। डाउनवार्ड कब आता है? जब यहाँ माइनस होता है। अपवार्ड कब आता है? जब यहाँ प्लस होता है। तो ये इस चीज को पढ़े हुए हैं। और इसमें ए जो है फोकस है, ये जो फोकस है। इसके बाद इसी में देखिए पैराबोला का इक्वेशन जो होता है y - a का स्क्वायर = 4a × x - b, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ आप लिखिए अल्फा और यहाँ पे लिख दीजिए बीटा लिख दीजिए। तो यह भी आपका पैराबोला का ही इक्वेशन है। और इसी तरह यह भी हो सकता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या है कि इसका जो वर्टेक्स है आपका ओरिजिन पर है। वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर है। और इसका जो वर्टेक्स है आपका अल्फा और बीटा पर है। ये अल्फा, माफ करेंगे, यहाँ पर आप ये इसका जो वर्टेक्स है आपका कहाँ पर है? बीटा और अल्फा पर है। पहले x ऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये बीटा अल्फा पर इसका वर्टेक्स है। जैसे मान लीजिए कि बीटा अल्फा मान लीजिए यहाँ पर है आपका, बीटा अल्फा पॉइंट यहाँ है और ये आपका इक्वेशन दिया गया है। तो y एक्सिस पर ही होगा। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा आपका, यह इसका पेंदी, कहने का मतलब इस पैराबोला का जो पेंदी होता है, कढ़ैया का जैसे पेंदी होता है ना, ये पेंदी आपका यहाँ पर बैठेगा। और इस तरह से हो तो यह पेंदी कढ़ी, मतलब कि इस पैराबोला का जो पेंदा है ये y एक्सिस पे बैठेगा और ये x² है तो ये आपका x एक्सिस पर बैठेगा इसका पेंदी। तो ये पैराबोला के बारे में आप लोग को जानना है। उसके बाद आपको याद रखना है इलिप्स को, है ना? इलिप्स में x² / a² प्लस y² / b² = 1 होता है। और इसमें यह जो है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। अगर यह a² > b² हो तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा। इसमें इसको a कहते हैं, इसमें b कहते हैं। अगर a² < b हो जाए तो यह आपका वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। हालांकि इसमें a ही होगा, यह a ही होगा और यह आपका b जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं और इसके सारे प्रॉब्लम को जो है अगर फिगर ड्रॉ करके बनाते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो हमने जितने भी प्रॉब्लम और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, इसमें जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो यही हमारा टारगेट रहेगा कि इसमें सारे फिगर को बना के आप लोगों को समझाऊं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के प्रॉब्लम को देखते हैं आपके बुक RS अग्रवाल से, और यह एक्सरसाइज नंबर 6। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह RS अग्रवाल बुक क्लास 12 मैथ्स में छठा चैप्टर आपका एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन के बेसिक को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है आपका एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6 की। तो एक्सरसाइज 6 में टोटल हमारा 39 प्रॉब्लम है, और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा और समझाया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये एक आपका कर्व है, और दूसरा है आपका एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 और यह x इक्वल टू 3 दिया गया है। अगर इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर देखें तो x इक्वल टू 1 जो लाइन होगा आपका, ये लाइन हो जाएगा जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 1 होता है, और इसके बाद x इक्वल टू 3 यह लाइन हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3। एक मोटा मोटी अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं, और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यह आपका पैराबोला का इक्वेशन है ना। पैराबोला का इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने में हमको ये ध्यान देना होता है कि अगर x पर स्क्वायर है तो पैराबोला का जो पेंदी है, जैसे ये देखिए पैराबोला है आपका, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। यह वर्टेक्स जो है आपका x एक्सिस पर आएगा। तो ये आपका इस तरह का पैराबोला आपको मिल जाता है, ये इस तरह से पैराबोला मिल जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है कि आपको एरिया निकालना है किसके किसके बीच। यह आपका पैराबोला और ये आपका एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन, तो इसके बीच जो है आने वाला एरिया आपका यही हो जाता है। तो इसके एरिया को निकालने के लिए हम चूँकि देख रहे हैं कि यह जो है एक्स एक्सिस के अपवार्ड में है, ऊपर है, तो इसके लिए एरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक, और यह y dx लिख सकते हैं। और इससे y का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर रख दीजिए 1 से लेकर 3 तक x स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रल जो हो जाता है x क्यूब बाई 3 हो जाता है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से लेकर 3 तक हो जाता है। अब इसमें जो है हम लोग x के जगह पे 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका 9, चूँकि एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बचता है जो कि 9 हो जाता है, माइनस 1 बाई 3, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 27 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 26 बाई 3। और यह आपका स्क्वायर यूनिट यहाँ पर हमको लिख देना है लास्ट में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो पैराबोला में यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया है। तो यह पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, हम जान रहे हैं कि यह आपका ओरिजिन पर ही होगा, लेकिन यह पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और यह पॉजिटिव में है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। हालांकि जब पैराबोला हम पढ़ाए थे तो उसमें ये सारा चीज़ आप लोगों को हमने बताया था, तो राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 4 है, और x एक्सिस भी लिया गया है। तो ये आपका x एक्सिस लिया गया है, यहाँ आपका x इक्वल टू 1 हो गया, और ये लाइन जो है आपका x इक्वल टू 4 हो गया। तो x एक्सिस लाइन और यह पैराबोला के बीच का आने वाला जो एरिया है आपका, यही एरिया है। और यहाँ पर देखा जाए कि ये एरिया और ये एरिया जो है, दोनों का कंडीशन वही है, दोनों आपका एरिया में सेम है, लेकिन आपको पूछा सिर्फ यही गया है कि x एक्सिस, ये दोनों लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x एक्सिस से यह एबव है,
तो जब एभव है तो इस कंडीशन में हम लोग इसके एरिया को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक और y dx लिख सकते हैं। और यह आपका 1 से लेकर 4 तक y के लिए हम लोग यहाँ पर रूट अंडर 4x dx रख देंगे। अब इसका इंटीग्रल हम लोग को निकालना है। रूट 4 को हम लोग सिर्फ 2 बाहर कर सकते हैं, ये 1 से लेकर 4 तक, और यह रूट x dx है। तो रूट x का जो इंटीग्रल होता है x पे पावर 3/2, और यह 3/2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। और इसके पहले जो है आपका 2 ऑलरेडी है, और यह 1 से लेकर 4 तक आता है। अब देखिए 3/2 अगर बाहर आ जाता है तो 2 इंटू 2 आपका ऊपर चला जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा। और इसके बाद x के जगह पर एक बार 4 रखेंगे तो 4 पर पावर 3/2 माइनस 1 पर पावर 3/2। तो 4 पर पावर 3/2 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, इस पे पावर 3/2 है तो ये 2 आपका कट जाएगा, यानी 2 पर पावर 3 सिर्फ बच जाएगा, जिसका जो वैल्यू होता है आपका 2 इंटू 2/3 यानी 4/3 तो लिखेंगे ही, इसका वैल्यू आपका 8 हो गया और यहाँ पर -1 आ गया। तो इसका मतलब हो गया 4/3 इंटू 7, तो 7 4 जा 28/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू रूट अंडर 6x प्लस 4 एबव द x एक्सिस। मतलब हर एक शब्द पर ध्यान देना है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक। अब मान लिया जाए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसका जिस तरह से भी ग्राफ आता हो, ये आपका हालांकि पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना, ये एक्स एक्सिस में इसका एरिया आपका कहता है x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक जो इसका एरिया है उसको आपको निकालना है। और कह रहा है कि एबव द x एक्सिस। तो एबव द x एक्सिस के लिए जब भी हम लोग एरिया लिखते हैं तो इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर आपका 2 तक हो गया, और इसके लिए y है ना dx लिखते हैं, और y का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं 0 से लेकर 2 तक, रूट अंडर 6x प्लस 4 dx हो गया। अब इस तरह का इंटीग्रेशन तो आप लोग बहुत बना चुके हैं। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x प्लस 4 पर पावर 3/2 हो जाएगा, चूँकि रूट है यहाँ पर हाफ पावर है, हाफ प्लस 1 अब बाय 3/2 लिखेंगे। इसके बाद और एक रूल है क्या कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और यह जो लिमिटिंग वैल्यू है आपका 0 से लेकर 2 तक, इसमें जो जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं 2 से यह 3 बार में कट जाता है 1/9, और इसके अंदर आपका बच गया 6x प्लस 4 पर पावर 3/2, और यह 0 से लेकर आपका 2 तक। जब यहाँ 2 रखते हैं x का वैल्यू तो 6 2 जा 12 अब प्लस 4, तो यह आपका हो जाता है 16 हो जाता है, और 16 पर पावर 3/2 आ जाता है। और यहाँ पर देखिए जब x के जगह पे 0 रखेंगे तो 6 इंटू 0 0 ही हो जाता है, अब प्लस 4 है तो -4 पर पावर 3/2, चूँकि माइनस तो इसका अपना बपौती है भैया, ये तो अबे करेगा हमारा। अब 16 पर पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पर पावर 3/2 है तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 पर पावर 3 बच जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यह आपका 64 माइनस इसको भी उसी तरह से लिखते हैं तो -8 आता है, यह 1/9, और इसके बाद 1/9 इंटू 56, यह आपका 56/9 जो है आंसर मिल जाता है, हमको एरिया मिल जाता है। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, चूँकि यह आपका एरिया है।
अब इस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन्स y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में जाएंगे। y इक्वल टू 0 कहने का मतलब हो गया आपका x एक्सिस हो गया, है ना। x एक्सिस का इक्वेशन जो होता है y इक्वल टू 0 होता है। फिर x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 जो लाइन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल 4 का जो लाइन आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर कहता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का कहीं ना कहीं यह इस तरह से आपका ग्राफ मिलता है। अब देखिए कि इसके बीच का एरिया आप लोगों को निकालना है, तो वेरी सिंपल है। हम देख रहे हैं कि x एक्सिस के यह एबव में है, तो ऊपर में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक y dx लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक y का जो वैल्यू है आपका x क्यूब dx हो जाता है, और x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 जिसका वैल्यू आपका 2 से लेकर 4 तक है। इस तरह से आप 4 पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर 4 मिल जाता है, और यह 1/4 आप बाहर निकाल दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 256 आएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो यह आपका 16 आ जाएगा। अब 256 में 16 माइनस करते हैं तो 240 मिलता है। अब बाय यह आपका 4 हो गया। अब 4 से यह 60 टाइम्स में आपका कट जाता है, तो इस तरह से आपको 60 स्क्वायर यूनिट आंसर इसका मिल जाता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया गया है डिटरमाइन द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। हालांकि बुक में x इक्वल टू 4 दिया गया है, लेकिन यहाँ आप लोग मेरे ख्याल से x इक्वल टू a होना चाहिए, तभी यह प्रॉब्लम आपका आंसर तक पहुँचता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग x इक्वल टू a कर लीजिए, और उसके बाद इसको आप बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक लिखेंगे, और यह y आपका dx हो जाएगा, और यह आपका 0 से लेकर a तक, और y के जगह पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रख सकते हैं। तो यह आपका स्पेशल इंटीग्रेशन का इंटीग्रल है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि x/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है आपका 0 से लेकर a तक है। अब देखिए a को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, तो ये पार्ट आपका 0 हो जाता है। अब फिर यहाँ ए स्क्वायर/2 आता है, और यहाँ साइन इनवर्स a/a आता है जिसका वैल्यू 1 होता है। ये हो गया। अब यदि हम 0 रखते हैं यहाँ पर, तो इसके चलते यह पूरा सिस्टम ही 0 हो जाता है, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a है, और x के जगह पे हम 0 रखते हैं, तो साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 कहने का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि a स्क्वायर/2 बचा हमारा, और यहाँ साइन इनवर्स 1 हुआ। साइन इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से πa² आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखें यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन है, और द एक्स एक्सिस, एक जगह एक्स एक्सिस लिया, और उसके बाद लाइन x इक्वल टू 2 लिया, और x इक्वल टू 8 लिया। तो इसका जो स्केच है बड़ी सिंपल है। x इक्वल टू 2 आपका हो गया, और यह x इक्वल टू 8 हो गया। चूँकि यह लाइन का इक्वेशन है, तो इस तरह से लाइन कहीं ना कहीं आपका होगा ही, और इस एरिया आपको निकालना है
किसके बीच, एक्स एक्सिस के बीच। एक्स एक्सिस ये लाइन और इस कर्व के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ इसको निकालना है। तो एरिया इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, यह 2 से लेकर 8 तक। अब y का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5x + 7/2 इंटीग्रेशन 2 से लेकर 8 तक dx। हालांकि इसके इंटीग्रेशन को आप तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यह आपका हो जाता है 5x²। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1/2 को बाहर कर देते हैं /2 प्लस यह 7x है ना, 7 का इंटीग्रेशन 7x और यह 2 से लेकर आपका 8 तक होता है। अब 1/2 रहने दीजिए, 5/2 है इसके साथ, ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 7 × 8 जो होता है 56 होता है। फिर माइनस लिखिए आप, यहाँ 2 रखने से 2 2 जब 4 5 जब 20/2 आता है। फिर यह 7 2 जब 14 आपका मिल जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से कटा दिए तो 32 टाइम्स में यह आपका 160 + 56 हो जाता है और यहाँ आपका 10 + 14 हो जाता है और इसके पहले आपका हाफ दिया गया है। तो हाफ इंटू 160 + 56, इस दोनों का सम जो है 216 माइनस यह आपका 24 इक्वल टू इस तरह से आ जाता है 192/2, जिसको हम लोग सॉल्व करके 96² यूनिट लिख सकते हैं। 96² यूनिट लिख सकते हैं। ये आपका 96 टाइम्स में कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन x = 3। तो अब हम लोग जान रहे हैं शुरू से ही कि यह जो है आपका पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ये पैराबोला कि इसका वर्टेक्स जो है यहाँ पर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पर ही होगा। लाइन x = 3 का ग्राफ खींचिए, लाइन x = 3 जो है आपका यही हो जाता है। अब इसी के बीच जो रीजन बाउंडेड है उसी का एरिया हम लोग को निकालना है। तो इसके एरिया में एक विशेषता क्या देखिए कि यह जो आपका पैराबोला है यह आपका सिमेट्रिक होता है अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के इधर का एरिया, x एक्सिस के इधर का एरिया, दोनों एरिया आपका बराबर होता है। अब इस एरिया को निकाल लें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब उसी तरह से करते हैं कि हालांकि एरिया इक्वल टू हमको एबव द x एक्सिस निकालना है। तो यहाँ पर y dx लिखेंगे और इसका वैल्यू जो है 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से लेकर 3 तक, x का वैल्यू 3 है यहाँ, तो 0 से लेकर 3 तक है। और इस तरह का एरिया जो है 2 टाइम्स है, तो इसीलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक, और y के जगह पर √4x रख सकते हैं। चूँकि y² = 4x है तो y = √4x होगा जाएगा आपका, और यह आपका dx हो गया। अब 2 × इंटीग्रेशन, अब इस √4 को हम लोग बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर √x है जिसका इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 होता है, और यह आपका 0 से लेकर 3 तक हो गया। अब इसमें 2 × 2, तो √4 का वैल्यू हमारा 2 ही होता है, और यह 2/3 जो है इसके साथ बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बार 3 पर पावर 3/2 आता है, एक बार 0 पर पावर आपका 3/2 आता है। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा 2 × 2 × 2 ये हो गया हमारा 8 हो गया, 8/3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसका मतलब हो गया कि 3 पर पावर 3 का स्क्वायर रूट हो गया। यह लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। तो 8/3 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 × 3। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 8/3 आएगा ही, 2 3 मिलकर 1 3 बाहर हो जाएगा,
और यह आपका √3 बच जाता है। 3 आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको 8√3 स्क्वायर यूनिट आंसर आपका मिल जाता है। इसके बाद देखिए, इवेल्युएट द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x² 4 + y² 9 = 1 एबव द x एक्सिस। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका इलिप्स देख रहे हैं, ये किस तरह का इलिप्स है? देख रहे हैं कि x² के नीचे जो डिनोमिनेटर है 4, यह छोटा है और यह जो है आपका 9 बड़ा है, यानी कि यह x² 2 का स्क्वायर प्लस y² 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। तो इस कंडीशन में यह जो इलिप्स होता है आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। आपको याद होगा, इलिप्स अगर पढ़े होंगे तो यह आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। यह 2 जो है इसका माइनर एक्सिस हो गया, 3 जो है इसका मेजर एक्सिस हो गया। यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 3, और यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि एबव द x एक्सिस के एबव का आपको एरिया निकालना है। तो ये एरिया आपको निकालना है, ये आधा इलिप्स का एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये पार्ट का एरिया अगर हम लोग निकाल लें, चूँकि यह सिमेट्रिक है दोनों साइड, तो इसका एरिया और इसका एरिया जो है आपका सेम है। तो इसलिए इंटीग्रेशन में एरिया निकालने के लिए, चूँकि एबव द x एक्सिस है, तो 2 × इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक लिखेंगे और यहाँ y हम लोग dx लिख देंगे। अब यहाँ एक समस्या है कि y का वैल्यू हम लोग इससे निकाल लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह y² 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - x² 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर एलसीएम हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यह y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो है इसके ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से सिर्फ y लिखेंगे तो √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू यह 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आपको मिल जाता है। और जब इतना मिल गया तो इसमें हम लोग वैल्यू y के जगह पे रख देते हैं। तो एरिया जो हो जाएगा आपका 2 × इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आपका y का वैल्यू रख दीजिए, और रूट से इसको बाहर करते हैं तो 3/2 आता है, और यह आपका 2 का स्क्वायर माइनस x² dx हो जाता है। तो ये जो है आपका 2 × 3/2। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन याद कीजिए। इसके इंटीग्रेशन को हम लोग लिखते हैं x/2 √2² माइनस x का स्क्वायर प्लस a² 2 यानी 2² 2 साइन इनवर्स x/2 लिखते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर आपका 2 तक है। अब देखिए कि 2 × 3/2 आप रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2 अगर रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाता है। यहाँ जब 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, एक 2 तो कट जाता है, तो 2 × π/2 मिलता है आपको 2 रखने से। अब 0 इसमें रखते हैं तो यह 0 हो जाता है, यह 0 हो जाता है, तो सिंपल आपको इतना ही मिल जाता है। अब देखा जाए ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 2 × 3π/2 आपका मिल जाता है। हालांकि आपके आंसर को देखा जाए तो यह आंसर में सिर्फ आपका 3π/2 दिया गया है, और इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। हालांकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह सिर्फ हमारा 3π जो है इसका आंसर आ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से यही सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम में ये कहा गया कि सिर्फ एबव द x एक्सिस। अब ग्राफ जब हम बना के देखते हैं तो एबव द x एक्सिस में यह भी एरिया आपका आता है, यह भी एरिया आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर में क्या किया है कि इस एरिया को हटा दिया है, इस एरिया को हटा दिया है, सिर्फ इसी एरिया का एरिया आंसर में आपको दे दिया गया है। अगर इसका एरिया निकालते हैं तो यह 3π/2 ही आता है। तो अगर आप इस तरह से भी बनाते हैं तो इसको गलत नहीं समझा जाएगा, और चूँकि फिगर को प्रॉपरली ड्रॉ करके ही बनाना एक अच्छा
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन्स। ये लाइन आपका दिया गया है और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 कहने का मतलब x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये आपका y1 प्लस यहाँ x प्लस 1 दिया गया है। तो अब यदि हम एक नंबर लाइन पर -1 रख दें इसमें, तो यह तो 0 हो जाता है आपका। अगर -1 से बड़ा नंबर ले लें, यानी कोई भी नंबर जो कि -1 से बड़ा हो, तो बड़ा हो तो आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको 3 तक ही सोचना है, यहीं तक सोचना है। तो इससे कोई भी नंबर बड़ा लेते हैं और इसमें रखते हैं तो यह हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो इसलिए यह जो है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1, यह पॉजिटिव में आएगा कब, जबकि इसके x का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाएगा। 1 से बड़ा और बराबर होने पर यह वैल्यू को अगर x प्लस 1 लिख दें मॉड हटाकर, तो यह पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन y इक्वल टू 1 और -x प्लस 1 हमको लिखना पड़ेगा जब x का वैल्यू जो है आप छोटा लेते हैं -1 से। क्यों भाई, अगर यहाँ -1 से छोटा जैसे -2 हम ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, और यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये आपका x इक्वल टू -2 दिया गया है, -2 ले लेते हैं, तो -2 रखने से यह निगेटिव में आ जाता है। लेकिन मॉड तो हमारा क्या कहता है कि निगेटिव में होगा, फिर भी हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो पॉजिटिव इसको सेंस देने के लिए हमने क्या किया कि x प्लस 1 के पहले ही एक माइनस ले लिया। अब तुम जो है आओ निगेटिव, और जैसे ही निगेटिव आएगा -1 से नीचे वाला वैल्यू के लिए, और पहले से निगेटिव मौजूद है, तो क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो फाइनली हमको इस सिचुएशन में भी यह पॉजिटिव मिल जाता है। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो एरिया निकालना है। अगर इसके ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो यह आपका -1 का सिचुएशन है, ये -2 तक। तो इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से आपका मिल जाता है। यह आपका 1 हो गया, यह 0 हो गया, यह आपका 2 हो गया, यह आपका 3 हो गया, ये -2 तक हो गया। तो ये एरिया जो है आपको यहाँ पर निकालना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -2 से लेकर इसको -1 तक लेंगे, और फिर इसके बाद इसके लिए ये इक्वेशन आता है, इसको ज़रा सा सॉल्व करके आप देखिए, 1 कट जाएगा तो यह -x मिल जाएगा। तो -x को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। फिर अगले स्टेप में इसका एरिया निकालने के लिए -1 से 3 तक लेंगे, और इसमें जो हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। देख सकते हैं 1 प्लस 1 आपका 2 होता है, और यह आपका x होता है, dx हो गया। अब -x का जो इंटीग्रल होता है -x² 2, और इसका वैल्यू जो है -2 से लेकर -1 तक। अब फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2x लिखेंगे, और यह -1 से लेकर आपका 3 तक। अब इसमें हम लोग माइनस रख देते हैं वैल्यू, तो ये स्क्वायर में है, तो इसीलिए यह 1/2 ही -1/2 मिल जाएगा। अब यहाँ -2 रखते हैं, तो 2 जब 4 मिलता है, और इसके पहले भी माइनस है और इसके बीच में भी माइनस आता है, तो +2 आपको यह दे देगा। फिर प्लस लिखिए, x² यानी कि 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 2 × 3 लिख सकते हैं, तो यह आपका 6 हो जाएगा। और इसको क्लोज कीजिए, फिर -1 रख के देखिए इसमें,
तो यह आपका 1/2 अब -2, इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह आपको देता है 3/2 प्लस यह आपको 6 दूना 12, अब 12 9, 12 में 12 में 9 ऐड करेंगे तो 21/2 मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका हाफ -2 है तो -3/2 हुआ। अब -3/2 माइनस मिल जाएगा तो +3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम हो गया 2, तो 3 + 21 + 3 करेंगे तो हमको मिल जाता है 27/2 मिल जाता है। तो यही आपका इस क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 में कहा गया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द वाई एक्सिस द लाइन y = 0 और y = 3। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर y = 0 लिखें तो y = 0 तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y = 3 जो है इस एक लाइन 1 2 3 पर एक पैरेलल लाइन, इस तरह से y = 3 लिख सकते हैं। और कह रहा है कि y एक्सिस, तो ये हमारा y एक्सिस है, इसी के बीच में यह जो है आपका कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो यह देखते हैं कि राइट साइड में यह आपका एरिया बन रहा है। अगर राइट साइड में ग्राफ हो तो इसके एरिया को निकालने के लिए हम लोग x dy यूज करते हैं और इसमें 0 से लेकर 3 तक ये आपका एरिया हो गया। तो x के लिए हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो x के लिए हम लोग लिख सकते हैं x को 4 - y स्क्वायर रूट ऑफ 4 - y dy लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका y = 4 - x का स्क्वायर दिया गया है। x स्क्वायर = 4 - y लिख सकते हैं और x = √4 - y लिख सकते हैं। तो हमने 4 - y लिख दिया और यह dy हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर आपका 3 तक। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि 4 - y पर पावर 3/2 हो जाएगा, अब बाय 3/2 हो जाएगा। अब y का कोफिशिएंट -1 है तो इसके पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अब देखिए 2/3 जो है माइनस में आपका बाहर आ गया और यहाँ पर 4 - y है तो 4 - 3 करेंगे तो 1 पर पावर 3/2 होगा। अब फिर 4 - 0 पर पावर 3/2 करेंगे तो 4 पर पावर 3/2 हो जाएगा और यह -2/3 हो गया। यह आप वैल्यू तो कई बार निकाल ही चुके हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 8, यानी कि -2/3 × -7 जो कि आपका हो जाता है 14/3 स्क्वायर यूनिट हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ना। ये आपका क्या मिल जाएगा, 14/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हुज वर्टिसेस P21 Q34 R जो है 5 2 दिया गया है। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये सारे पॉइंट को लोकेट किया जाए तो मोटा मोटी आइडिया लगाइए 1 2 1, तो एक पॉइंट जो है P आपका यहाँ मिलता है, Q जो है 3 4 है, तो यह 1 2 यहाँ तक आए हुए हैं, 3 और 1 2 3 4 ये आपका Q जो है यह आपका 3 4 मिल जाता है। इसके बाद 5 2 है तो 3 4 और 5 ये हो गया 5 और 2 आप यहाँ हो गया आपका 5 2, ये लगभग लोकेशन। तो अब इसको जो है हम लोग मिला देते हैं इस तरह से। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइन है, लाइन का कुछ ना कुछ इक्वेशन भी है। तो यह लाइन जो है आपका PQ 2 से लेकर 3 के बीच एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस लाइन का
नीचे जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्यू आर जो लाइन आप देख रहे हैं, तो इसका इक्वेशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इसके नीचे यह जो एग्जिस्ट कर रहा है 3 से लेकर 2 तक, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 3 से लेकर 2 तक है, तो यह आप पूरा एरिया निकाल सकते हैं। अब क्या है कि पी आर जो आपका लाइन है, यह लाइन के अंडर में 2 से लेकर 5 तक का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो अगर हम क्या करें कि इस लाइन के इस एरिया को ऐड कर दें और इस एरिया को माइनस कर दें, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारा निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हमको इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हम सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे। अगर पी क्यू का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो आपको याद होगा 2.4 में जो है हम लोग क्या इक्वेशन लिखते थे, तो इसको लिखते थे y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू यह आपका y2 माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता था, जबकि 2 पॉइंट हमारा दिया रहता था। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालते हैं और पी क्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें से P को हम लोग 2 1 और यह P हो गया आपका, और Q जो हो गया आपका 3 4 हो गया। इसमें से किसी को हम लोग x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। चलिए ऑर्डर में ही मान लेते हैं, x1 y1 इसको और x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1, तो y माइनस वाई वन जो है हमारा 1 हो गया। अब फिर x माइनस x1 जो कि 2 हो गया। अब फिर इसके बाद y2 माइनस वाई वन यानी कि 4 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ 3 माइनस 2 लिखेंगे। तो यह आपका 3 बाय ये आपका आता है 1। इस तरह से y माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। y का जो वैल्यू y माइनस 1 जो हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस तरह से y इक्वल टू 3x, ये 1 उधर जाता है तो माइनस 5। तो यह आपका इक्वेशन मिल जाता है, किसका, पी क्यू का इक्वेशन मिल जाता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर के इक्वेशन में देख रहे हैं कि Q और यह R, इस दोनों में से किसी को भी हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे y माइनस 2 बाय एक्स माइनस 5, y माइनस 2 बाय एक्स माइनस 5, अब फिर इक्वल टू 4 माइनस 2 बाय 3 माइनस 5 जो कि आपका हो जाएगा 2 बाय माइनस 2, जिसको हम लोग माइनस 1 लिख सकते हैं। और यह y माइनस 2 इक्वल टू आपका हो गया माइनस एक्स प्लस 5, और यह y इक्वल टू आपका हो जाता है माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7 हो जाता है। तो यह आपका एक इक्वेशन मिल गया, किसका मिल गया, यह क्यू आर का मिल गया आपका इक्वेशन। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पी आर का इक्वेशन निकालते हैं। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट जो है आपका 2 1 है, P जो है आपका 2 1 है, R जो है आपका 5 2 है। तो इस दोनों में से किसी एक को x1 y1 और x2 y2 लिख सकते हैं। तो y माइनस 2 बाय एक्स माइनस 5 लिखेंगे और यह 1 माइनस 2 बाय 2 माइनस 5 लिखेंगे, जो कि आपका माइनस 1 बाय माइनस 3 यानी कि 1/3 आता है। इस तरह से y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 एक्स माइनस 5/3। तो चूँकि 1/3 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3 एक्स माइनस 5/3 प्लस 2 लिख सकते हैं। और फाइनली यह जो आपका इक्वेशन हो जाएगा
इसको आप लिख सकते हैं 1/3x और यह 5/3 + 2 है, तो 3 2 जा 6 होता है और यह 6 यानी कि 1/3 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह 1/3। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ +2 -5/3 एलसीएम हो गया 3, 3 2 जा 6 -5, तो यह आपका 1/3 आता है। तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए, इसके इक्वेशन को निकाल लिए। अब यहाँ पर इस तीनों इक्वेशन को पकड़िए, है ना, ये आपका दूसरा इक्वेशन और यह आपका तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को रखिए। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि इसके इंटीग्रल को लिखने के लिए, यानी कि इसके एरिया को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, पी क्यू का इक्वेशन लिखेंगे, यानी कि y जो है पी क्यू आ जाएगा आपका, और यह कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 3 तक है। अब फिर इसमें प्लस कर देंगे, y जो है 3 से 5 तक आ जाएगा, y 3 से 5 तक में क्यू आर है, तो यह आपका क्यू आर हो गया, जो कि 3 से लेकर 5 तक लिखाएगा, dx हो गया। अब फिर इसमें माइनस हो जाएगा आपका 2 से लेकर 5 तक, और यह जो इक्वेशन है आपका देख सकते हैं पी आर दिया गया है, पी आर दिया गया है dx। अब देखिए पी क्यू का इक्वेशन तो आपका ये है, तो इसको हम लोग 3x - 5 इंटीग्रेशन dx लिख देंगे और 2 यह आपका 3 हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आपका -x + 7 है, तो -x + 7 लिख दिए और इंटीग्रेट कर दिए 3 से लेकर 5 तक। अब फिर इसके बाद माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन यह 1/3x, तो 1/3 बाहर कर देते हैं, x + 1 आपका यहाँ पर बच जाएगा, जो कि 2 से लेकर 5 तक हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोगों को इंटीग्रेट कर देना है, तो चलिए इंटीग्रेट हम लोग करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो है 3x² आता है -5x, और यह वैल्यू आपका 2 से लेकर 3 तक। यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x² + 7x, इसका इंटीग्रेशन हो गया, यह 3 से लेकर 5 तक। अब फिर -1/3 हो गया यह आपका, यह x² + x आता है, यह आपका 2 से लेकर 5 तक। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक को ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, और इसके सॉल्विंग में कहीं किसी तरह की गलती नहीं हो, इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है आपको। 3x के जगह पे 3 रखिए, तो 3 3 जा 9 × 3 27/2 आता है, -5 3 जा 15 आता है आपका, फिर माइनस लिखिए, 2 रखने से 4 3 जा 12/2 आता है, अब 5 2 जा 10 आता है आपका, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब फिर यहाँ पर क्या कीजिए कि 5 यहाँ रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर -25/2 होगा, 7 5 जा 7 5 35 + 35 आपका आएगा। फिर बीच में माइनस रखिए, 3 का स्क्वायर, तो यह आपका -9/2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 7 या 21 यानी कि 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1/3 बाहर रखते हैं, और 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25/2, अब +5 हो गया, अब फिर -2 का स्क्वायर जो है 4/2, अब +2 आपको मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, 27/2 -15 है आपका, तो इसमें जब आप एलसीएम लेते हैं, जैसे देखिए 2 एलसीएम लेते हैं, तो 27 - 15 2 जा 30 आता है, जो कि आपका -3/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू -3/2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए यह आपका 6 टाइम्स में कट जाता है, और इसके बाद 6 -10, तो यह आपको मिल जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यह आपका 4 हो जाता है। अब फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका जो है 45/2 आएगा। इसका एलसीएम 2 लीजिए,
45 टू जा 70 हुआ, 70 में 25 माइनस कर दीजिए तो 45 आ जाएगा। अब फिर माइनस, यहाँ पर अब LCM 2 लेते हैं तो 21 टू जब 42 होता है, अब 42 में 9 माइनस कर देंगे तो यह आपका 33/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1/3 है और यह आपका 25/2, अब उसके बाद +5 है, यहाँ पर -2 टू जब 4 तो यह 4 बचा तो -4 हो गया आपका। इसके बाद इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो यह आपको मिल जाता है 5/2। 2 LCM लेंगे, 4 दूना 8 में 3 गया तो 5/2 बचा आपका। माफ करेंगे, 5/2 बच गया। अब इसमें LCM 2 लेते हैं तो 45 में 33 माइनस करते हैं तो यह आपको मिलता है एक बार 2 एक बार 1 तो 12/2 मिला आपको। तो -1/3 है आपका यहाँ पर, और इसमें जो है 25/2 + 1 दिया गया है। 2 LCM हो गया इसका, 25 + 2 = 27/2 मिलता है। तो इसको आप 27/2 लिख सकते हैं। अब यह 3 से 9 टाइम्स में कट जाता है तो आपको क्या मिलता है, 5/2 + 6 मिलता है, यहाँ -9/2। अगेन इसमें 2 LCM ले लेते हैं तो यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ -9 तो 5 + 12 जो होता है 17 - 9/2 हो गया, यानी कि 8/2 आता है, यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट जो है इसका हमारा आंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को बड़े धैर्यपूर्वक बनाना है हम लोगों को, और इसी तरह का, इसी पर आधारित यह जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 के ही तरह आपका आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट का 2 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 सेम इसी तरह का प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 इसी तरह का प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।